नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसके बिना हमारी दुनिया एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम बात करने वाले हैं लिनियर मोशन की, यानी एक सीधी रेखा में होने वाली गति। सुनने में शायद ये स्कूल की किसी फिजिक्स बुक जैसा लगे, राइट? लेकिन यकीन मानिए, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी डीप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, हमारे आसपास के मोशन को समझना। दूसरा, एक रेफरेंस पॉइंट तय करना। तीसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। चौथा, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की तुलना। और आखिर में एवरेज एक्सेलरेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इस मूवमेंट या गति को समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा एक आम सिचुएशन की कल्पना कीजिए। आप एक हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और आगे एक ट्रक चल रहा है। अगर वो ट्रक अचानक से जोर से ब्रेक लगा दे तो टक्कर से बचने के लिए आपको उससे कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि सीधा सीधा सेफ्टी और सर्वाइवल का सवाल है। ऐसे किसी भी अचानक होने वाले हादसे से बचने के लिए हमें लीनियर मोशन के रूल्स पता होने चाहिए। ये मोशन का सबसे साधारण रूप है, लेकिन हाईवे पर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यही फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हमारी जान बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना। ये मापन यानी किसी भी मेजरमेंट का एंकर होता है। देखिए, किसी भी चीज की गति नापने से पहले हमें एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। इसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। ये बिल्कुल गूगल मैप्स पर ड्रॉप किए गए एक पिन जैसा है। अगर हमारे पास ये एंकर नहीं है तो आगे, पीछे, लेफ्ट या राइट जाने का मैथमेटिकली कोई मतलब ही नहीं बनता। सब कुछ इस एक फिक्स्ड पॉइंट से ही शुरू होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। आइए स्पेस को थोड़ा डिटेल में मैप करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एथलीट एक सीधे रनिंग ट्रैक पर दौड़ लगा रही है। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पहले 100 मीटर आगे की तरफ दौड़ती है और फिर वहीं से 60 मीटर घूमकर पीछे की तरफ आती है और रुक जाती है। यहीं पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की एंट्री होती है। डिस्प्लेसमेंट का बड़ा सीधा सा फंडा है, शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच का नेट बदलाव। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बल्कि दिशा या डायरेक्शन का होना भी बिल्कुल जरूरी है। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीच में तय किया गया रास्ता कैसा था। इसका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि आपने शुरू कहाँ से किया और आप रुके कहाँ। अब अगर इन दोनों को सीधे कंपेयर करें तो उस एथलीट ने टोटल 160 मीटर की दूरी तय की। ये उसका डिस्टेंस है, जिसमें डायरेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 40 मीटर है, वो भी ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखा आपने कितना बड़ा फर्क है इन दोनों में। चौथा पॉइंट है स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। अब तक हमने सिर्फ दूरी की बात की, लेकिन जब हम इसमें टाइम या समय जोड़ देते हैं तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक किस्से से समझते हैं। 14वीं सेंचुरी के भारतीय गणित ग्रंथ गणितिका कौमुदी में एक कमाल की मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। 2 डाकिये एक दूसरे से 210 योजना दूर हैं। एक डाकिया दिन में 9 योजना चलता है और दूसरा 5 योजना। उनकी कंबाइंड स्पीड हुई 14 योजना प्रतिदिन। तो 210 को 14 से भाग देने पर मिलता है 15 दिन। ये हमें बताता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका सदियों से कितनी कुशलता से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, स्पीड हमें हमेशा पूरी पिक्चर नहीं दिखाती, और यही एंट्री होती है एवरेज वेलोसिटी की। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी की खासियत ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूरी तरह शामिल होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो स्पीड हमसे पूछती है, भाई कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन वेलोसिटी पूछती है कितनी तेजी से और किस सटीक दिशा में चल रही है। बस ये डायरेक्शन का छोटा सा एडिशन पूरी फिजिक्स की भाषा बदल कर रख देता है। चलिए इसे एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक तैराक स्विमिंग पूल में 50 मीटर तैरकर दूसरे छोर पर जाता है और ठीक 50 सेकंड में वापस उसी स्टार्टिंग किनारे पर लौट आता है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क निकल कर आएगा? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी एग्जैक्टली 0 मीटर्स पर सेकेंड,
जी हाँ, एब्सोल्युटली ज़ीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि तैराक घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गया जहां से उसने शुरू किया था। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया और मैथमेटिकली उसकी एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल शून्य हो गई। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, एवरेज एक्सेलरेशन को समझना, यानी बदलाव का वो एहसास जो हमें फिजिकली फील होता है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में उलझने से पहले उस फीलिंग को याद करते हैं जब आप किसी कार में बैठे हों और एकदम से कार तेजी से आगे बढ़े या अचानक से ब्रेक लगा दें, तो जो झटका महसूस होता है ना, वही झटका दरअसल एक्सेलरेशन का फिजिकल रूप है। अगर इसे स्ट्रिक्टली मैथ्स की भाषा में समझें तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में होने वाला बदलाव डिवाइडेड बाय वो टाइम जिसमें ये बदलाव हुआ। ये तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मात्रा बढ़े, उसकी दिशा बदले या फिर दोनों चीज़ें एक साथ बदल जाएं। इसे ऐसे समझिए, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर गाड़ी धीमी हो रही है, यानी जब ब्रेक लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन गाड़ी चलने की दिशा के ठीक ऑपोजिट होता है। ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही क्लियर और आसान तरीका है। तो आज हमने पॉइंट्स, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इस पूरी दुनिया को करीब से समझा। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसे सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जरा दिमाग लगाइए, वो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी की मात्रा यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी एवरेज स्पीड बिल्कुल एक बराबर होगी? ऐसा कब होता है? आज के इस चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार कीजिए और फिजिक्स के इस मैजिक को अपने आसपास हर दिन ऑब्जर्व करते रहिए।